हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। आज ही हमारा प्रोटेच का 8वां लेक्चर है ब्लैक बुक से संबंधित, जहां हम इतिहास के विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ब्लैक बुक से अध्ययन करते हैं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवेज तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इससे पहले हमारे 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनमें हमने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में अनेक महत्वपूर्ण टॉपिकों पर क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। आज का हमारा लेक्चर गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक गुप्त साम्राज्य है। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के हमारे इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन, गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? गुप्तों की राज दरबार की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया जाता था? तो चांदी के सिक्के को जारी करने का रूपक कहा जाता था और ये गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने सिक्कों में से संगीत के प्रति उसके प्रेम को पता चलता था? तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं को सिक्कों के पर लिखे उनकी छाप द्वारा उनके संगीत प्रेम के बारे में पता चलता था। अगला, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को ने अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते दिखाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को देखा गया था। नेक्स्ट मूव आवर नेक्स्ट पेज। छठा क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के जारी हुए थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। अगला, किस राजवंश ने शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से अजंता की चित्रकारी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने को किस स्थान पर देखा जा सकता है? तो अजंता में गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? कला और वास्तुकला के लिए गुप्त काल बहुत फेमस था। गुप्त काल अपनी अजंताओं जैसी बड़ी बड़ी गुफाओं, मंदिरों का निर्माण तथा अजंताओं में जैसे विभिन्न अदृश्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर में दहेज के रूप में प्राप्त किया था? तो वह पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे जाना जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शक की स्थापना की थी, या फिर विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम बना था। अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों की उपलब्धि दर्ज है, जिसके कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस से देख लीजिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की स्थापना की थी, रचना की थी, सॉरी। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये महान लोग उपस्थित थे। महान कवि कालिदास, वेद प्रमुख धन्वंतरी, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी, वराहमिहिर जो ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा नाम है, ऐसे प्रसिद्ध नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मौजूद थे और इन्हें अष्टप्रधान या फिर अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री किस गुप्त राज्य के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान किस गुप्त साम्राज्य के राजा के काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोगी धातुओं के संयोजन से बने लोह के स्तंभ की स्थापना किसने की? लोह के स्तंभ जो कि कुतुब मीनार में स्थित है, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है वराहमिहिर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वराहमिहिर जो कि ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा नाम था, और ज्योतिष शास्त्र को देखने के लिए हमें खगोल विज्ञान की आवश्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए वराहमिहिर के पंच सिद्धांत खगोल विज्ञान से संबंधित है। आप इस तरह याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिसने शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? तो धन्वंतरि को चिकित्सा के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा। और धन्वंतरि भी विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम संस्कृत साहित्य से संबंधित है। मेघदूतम साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित मेघदूतम है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजाओं ने हुणों को भारत पर हमला आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने के लिए रोका था। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। भारत में स्थित सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा है। यदि हम पूरे आर्यभट्ट की बात करें या प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है, क्योंकि तक्षशिला की स्थापना इससे पहले भी हो चुकी थी। और लेकिन जब हम भारत की बात करें, क्योंकि ये तक्षशिला आज के पाकिस्तान में होता है, अगर हम भारत की मुख्य भूमि के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा होता है। गुप्त काल के बाद में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में एक जिला भी पड़ता है नालंदा, जो उसी में है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन, एक गुप्त शासक था विक्रमादित्य। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास कौन सी पुस्तकें लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव। और एक मालविकाग्निमित्र के भी लेखक कालिदास जी थे। मालविकाग्निमित्र कालिदास जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी होती है, और ये भी एक कालिदास की अनुपम कृति है। कालिदास की कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव है। मेघदूतम, जिसको आपको पता है, यह शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। यह शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देश, राज्य, कला, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया है। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, तो वह अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पीआई के मान की गणना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले पीआई के मान की गणना की थी। पीआई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, बृहमयी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बृहमयी ने बृहद संहिता लिखी थी। बृहद संहिता बृहमयी ने लिखी थी। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। सोने को सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्कों को सुनक कहा जाता था। चांदी, सुनक। और गोल्ड के सोने को बोलते थे दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख के कारण ही हमें समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का पता चलता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 41 प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास जी है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? कौटिल्य। एक सिंपल क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि महावीर का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र समुद्रगुप्त था। इनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। आप चंद्रगुप्त द्वितीय से इन्हें कंफ्यूज ना कर लीजिए, यह है चंद्रगुप्त प्रथम। और लिच्छवी दोहित्र नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी थी वो लिच्छवी गणराज्य से हुई थी, जिसके कारण इनको पाटलिपुत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन सा था? तो उसका नाम था विष्णुगुप्त। अंतिम मान्यता प्राप्त राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? सूरदास नवरत्न का हिस्सा नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले अष्टप्रधान नाम से बताया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो दरबारी थे उन्हें नवरत्न कहा जाते थे, जिसमें धन्वंतरि, वराहमिहिर, कालिदास,
और कालिदास जैसे प्रमुख लोग थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? तो टिन गुप्त काल में निर्यात योग्य नहीं थी। ओके, सुल्तानगंज बिहार और भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो वो गुप्त काल की है। गुप्त काल की विशाल प्रतिमा जो कि भागलपुर और बिहार के भागलपुर के पास खोजी गई, वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुटा का गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया था? तो वो बीज गणितों को संबोधित करने के लिए, बीज गणित को संबोधित करने के लिए कुटाका और कुटाका गणिता जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त शासक दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत का सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ में स्थित है। ओके, ये है दशावतार मंदिर, जो प्रसिद्ध गुप्त काल का दशावतार मंदिर है, जिसे भारत का पहला पंचायतन शैली में मंदिर माना जाता है, और ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाला था, वो था हलीवाकर जुर्माना। ये जुर्माना किस लिए लगाया जाता था? जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था, एक प्रकार का हल करता हलीवाकर। ओके, ये इस तरह हमारा ये 8वां लेक्चर भी आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन या फिर दिस वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर करिए, प्लीज़ शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।